तो शुरू करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर डिस्कशन कंप्लीट 100 क्वेश्चन 10 मिनट में कंप्लीट आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर की चर्चा करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सार्वजनिक पुस्तकालय व सेवाओं को क्रमोन्नत करना। देखो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, एकदम सिंपल सा पेपर था, तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता यूएपी प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो इफ्ला से संबंधित है और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन। ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय पुस्तकालय संघ का स्थापना भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1933 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकागो के अंदर स्थित है। एएलए का मुख्यालय है वो शिकागो में स्थित है। 1876 में स्थापना हुई थी। पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या होता है? लाइब्रेरी कंसोर्टियम की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। इसको बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि नेटवर्क तथा अन्य पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों व सूचनाओं का साझाकरण करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में सवाल है कि स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराज शिवाजी राय गायकवाड़ थर्ड, ये थे, इनका योगदान रहा था। इन्होंने ही डब्ल्यू ए बोर्डन को बुलाया था भारत के अंदर, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती से शुरू किया जाता है और 7 दिन 14 से 20 तक ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, पुस्तकालयों में मुख्य रिकॉर्ड से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंजिका, परिग्रहण पंजिका यानी एक्सेशन रजिस्टर के अंदर होता है। ये जो स्थायी अभिलेख होता है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में संशोधन करके समाचार पत्रों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1956 में सम्मिलित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय निस्केर, एक तो निस्केर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक निस्केर दे रखा है और निस्केर के संस्थानों को मिलाकर बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी निस्कॉम और इंस्टॉक। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने दे रखा है यहाँ पे, निस्कॉम को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निस्कॉम प्लस इंस्टो को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना, 2002 के अंदर निस्केर बना था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं 11 नंबर की, मार्क 21 में टेक किसको दर्शाता है? तो मार्क 21 में टेक 260 किसको दर्शाता है? तो 200 आपका दर्शाता है प्रकाशन की सूचना को और 300 होता है तो बता देते हैं भौतिक विवरण। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, किसी विषय किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? तो मेन एंट्री या मुख्य प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे, अधिकतम सूचना भी बोल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर था कि SLHS जो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग थी, उसके अंदर बीटी का मतलब क्या होता है? तो ब्रॉडर टर्म था, ये अपन ने करवाया भी है पहले। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, भारत की पुस्तकों की प्रविष्टियों में सूची कार्ड का मानक साइज क्या होता है? कैटालॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो करेक्ट आंसर था 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ये आपको सेंटीमीटर के अंदर पूछा है तो था 12.5 इंटू 7.5, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, अवधि 1957 से 2000 को द्विबिंदु वर्गीकरण में किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी या ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर अपन डिटेल डिस्कस कल वाली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 16 है कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग करते हैं? तो मिश्रित अंकन का प्रयोग करते हैं। डीडीसी में तो सरल अंकन का और यूडीसी में मिश्रित अंकन का। सो डीडीसी में द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कॉलम क्लासिफिकेशन दे रखा है तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अंकन का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है द्विबिंदु वर्गीकरण में ओ है वो मतलब कि 0 साहित्य के अंदर ये किसको डिनोट करेगा? तो पहला वाला जो P1 होता है किसको डिनोट करता है? वो भाषाई लैंग्वेज को डिनोट करता है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर निम्न वर्गीकरण प्रणालियों को उनके प्रकाशन के अनुसार दर्शाइए। तो यहाँ पे देखो डीडीसी आपकी हो जाएगी 1876 सही है। फिर यूडीसी की बात करेंगे तो यूडीसी को अपन रख लेते हैं एक बार के लिए 1895 के अंदर, कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 और बिब्लियोग्राफ 1935। देखो यहाँ पे लोग कहेंगे यूडीसी 1905 के अंदर आई थी, लेकिन ये जब ये 5वीं संस्करण पर आधारित थी, जो 5वां संस्करण था डीडीसी का 1894 में आया था, तो उसके बाद में इसको माने तो 1895 से शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपन इसको मान सकते हैं, यूडीसी को 1895 भी माना जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आप देख लेना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, द्विबिंदु वर्गीकरण में प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती का प्रयोग किया जाएगा? तो जो विशेष व्यक्ति होती है उनके लिए क्या करते हैं? Y7 यूज करेंगे और सामान्य व्यक्ति W। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? चेन प्रोसीजर के अंदर, तो वर्ग संख्या से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो क्या बनता है? विचार व्यवस्थित होने से क्या बनता है? विषय बनता है। क्या बनता है? विषय बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? उसका सब्जेक्ट दर्शाती है। क्या दर्शाती है? उसका सब्जेक्ट दर्शाती है। फिर बात करते हैं, डीडीसी का 21वां संस्करण कितने भागों में था? तो 4 वॉल्यूम में था। ठीक है, डीडीसी का 21वां किस में था? 4 वॉल्यूम के अंदर था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, WCR2 में व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि क्या होगी? वो अपनी शीर्षक से या टाइटल से बनाई जाएगी। जो सीरियल होते हैं या जो मतलब सीरियल्स दे रखे हैं ना, सीरियल होते हैं ना WCR2 में, उनकी बनाई जाती है, वो शीर्षक या टाइटल से बनाई जाती है। फिर बात आती है इसके अंदर द्विबिंदु वर्गीकरण में सी का मतलब क्या होता है? तो ये बुक नंबर फॉर्मूला है, इसके अंदर सी का मतलब होता है प्रति संख्या, फिर नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपी है, तो वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रति संख्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपेक का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ISBN में कितने अंक होते हैं? अभी कितने होते हैं? 13 अंक होते हैं, और पहले होते थे इसमें 10 अंक होते थे। ये 2006 तक, तो दिसंबर 2006 तक 10 अंक होते थे, अब होते 13 अंक। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सूची जिसमें WCR ट्रिपल सी की बात करें तो ट्रिपल सी है वर्गीकृत सूची, क्लासिफाइड कैटालॉग है, इसकी फुल फॉर्म से पता चलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आज 29 नंबर की बात करते हैं, तो WCR2 कब प्रकाशित हुआ? तो 1978 में प्रकाशित हुआ। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर, किसी पुस्तक को पर्याप्त परिवर्तन अतिरिक्त पाठ्य सामग्री को जोड़ के प्रकाशित करना क्या कहलाता है? वो आपका पुनर्मुद्रण या रिप्रिंट कहलाता है। फिर 31 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे है कि द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का संदर्भ प्रयोग करने में क्या यूज में लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, 2 पंक्ति संख्या, उसी पंक्ति में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर फिर विचार करेंगे, इसको अभी अंडर कंसिडरेशन रखते हैं, इसको अपन अगली वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी तो राइट आंसर आप इसका ऑप्शन नंबर 2 मान लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, 32 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे कि इसमें प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है, तो प्रलेखीय डॉक्यूमेंट्री टाइप में बात करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्री टाइप में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रलेख डॉक्यूमेंट के टाइप में पूछा तो रिसर्च मोनोग्राम भी हो जाएगा, रिसर्च रिपोर्ट भी हो जाएगा, और कॉन्फ्रेंस पेपर ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को भी क्या लगता है? राइट आंसर यहाँ पे मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि संदर्भ सेवा पाठक और प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत संबंध करती है, तो राइट पर्सनल वे, तो व्यक्तिगत वाला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऐसा रंगनाथन का कथन है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख क्या होते हैं? वो होते हैं प्राथमिक स्रोत होते हैं। फिर बात आती है इंडिया हुज हू नई दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन किस प्रकार का है? आपका बायोग्राफिक स्रोत है या फिर जीवनी टाइप का स्रोत है? इसमें जीवित व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताया जाता है, जो जीवित व्यक्ति उनकी बिब्लियोग्राफी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। अगर ये नहीं दिया होता तो होता सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, अब सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी तो है नहीं, तो अपने क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं बिब्लियोग्राफी का जनक किसे कहते हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कोनार्ड गेसनर को कहते हैं, यानी फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी तो कोनार्ड गेसनर होता ही है, और INB का होता है अपना BS केसवन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ई स्रोत नहीं है, तो ई स्रोत कौन सा नहीं होगा? मनुस्क्रिप्ट नहीं होगा, मनुस्क्रिप्ट नहीं होगा, इसके अलावा ई मैगजीन, रेफरेंस डेटाबेस और मल्टीमीडिया उत्पाद, ये सारे ई स्रोत है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्रोत हैं, वो सारे कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आती है 39 नंबर, सारकरण पत्रिकाएं। देखो, इंडेक्सिंग सर्विस, अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस किस टाइप के होते हैं? ये सूचना के द्वितीयक स्रोत होते हैं। फिर बात आती है कि इंडिया रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली करता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विषय पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद क्या होता है? फिर बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद क्या होता है? तो होती है वर्ग संख्या होती है। फिर अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं 42 पे, लाइब्रेरी एसोसिएशन और उनके देश के नाम का गलत संयोजन कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है वो USA का है, USA यानी ALA का पार्ट है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम दे रखा है, बाकी ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं 43 नंबर, सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWYC किसके द्वारा विकसित की गई? HP लुहान के द्वारा विकसित की गई 1958 में।
फिर आता है कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजलिक, 1955 में बनी थी, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, एक्सप क्या है यानी पेटेंट क्या है, तो पेटेंट की इनमें सबसे बढ़िया डेफिनेशन ऑप्शन नंबर 3 होगी, तो याद रखना उत्पादनकर्ता और सरकार के मध्य अनुबंध। फिर आता है 46 नंबर, रेफ्रेटनेटिव जर्नल क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है, 1952 में से ये लगभग प्रकाशित होता है, ये जो विनीति है रूस का प्रलेखन के अंदर वहाँ से प्रकाशित होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर 47 की बात करते हैं, कैलिबर प्रोग्राम होता है, ये होता है आपका इन्फ्लिबनेट का होता है, जैसे कैलिबर है नेकलिन जैसा डेलनेट का होता है, इस तरह से कैलिबर किसका होता है, ये आपका इन्फ्लिबनेट का होता है। फिर चर्चा करते हैं कि इन्फ्लिबनेट किस देश का पुस्तकालय संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया से संबंधित है। फिर आता है एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरकर्ता को क्या कहते हैं, रूपांतरकर्ता को, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुवादक कहते हैं। फिर है OCLC का पूरा नाम, तो पहले ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, अब बन गया ये ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। व्यापार सूची ग्रंथ सूची क्या है, ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी, तो राइट डेफिनेशन ऑप्शन नंबर 4 होगी कि पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो प्रकाशक या विक्रेता के पास में उपलब्ध हो, ये विक्रय के लिए उपलब्ध हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर करेक्ट आंसर फिर अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टिमेटेड बजट का, ये इसका भाग हो जाएगा। अनुमानित बजट होता है, एस्टिमेटेड बजट होता है, इसका भाग हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं 53 की, अधिकतम व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम ग्रंथ प्रदान करना, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा मेलविल डेवी के द्वारा, यानी बेस्ट रीडिंग एटलीस्ट नंबर ये कॉस्ट वाला था, तो मेलविल डेवी के द्वारा ये दिया गया। फिर आता है कि NBT या फिर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास किस मंत्रालय के अधीन है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। अगर संस्कृति मंत्रालय दिया होता तो बाद में बात करते, लेकिन पहले जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ऑप्शन में नहीं है। फिर 55 की बात करते हैं, सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है, भंडार सत्यापन, भंडार सत्यापन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन। फिर आता है ऐसी महंगी पुस्तकें जो महंगी और दुर्लभ हो उनके लिए क्या करते हैं, पूर्ण चिलबंदी या फिर फुल लेदर बाइंडिंग करते हैं, इसे मोरको भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर बात करते हैं 57, प्रकाशक द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालय में किस कार्य के लिए उपयोगी होती हैं, पुस्तक चयन या बुक सिलेक्शन के लिए उपयोगी होती हैं। फिर बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना ये किससे संबंधित हो, ये पुस्तकालय कोष से संबंधित है, ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर है कि किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया, तो प्रबंधन के सिद्धांत दिए थे सबसे पहले हेनरी फेयोल ने दिए थे, और इसके अंदर FW टेलर देते, तो यहाँ पे वो वैज्ञानिक प्रबंधन हो जाता है, तो यहाँ पे केवल एक ही आदमी का नाम दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है 60 नंबर, पुस्तकालय में पुस्तकें खरीदने के लिए निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो, सबसे पहले पुस्तकों का चयन होता है, फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्रय आदेश निकाले जाते हैं, यानी परचेज ऑर्डर निकाला जाता है, फिर सत्यापन होता है और उसके बाद में लास्ट में पेमेंट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 61 की बात करते हैं, चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का अव्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है, वीडिंग आउट या छटाई कहलाता है, जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र को निरूपित करता है। और पुस्तकालय में के संदर्भ में पोस्ट कार्य किससे संबंधित है, तो वो आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित है, पोस्ट कार्य पुस्तकालय प्रबंधन से संबंधित है, उत्तर गुलेख ने 1937 में दिया था। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की आय व्यय का लेखा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, बजट कहलाता है। फिर आता है कि मात्रात्मक जानकारी संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी स्टैटिक्स कहा जाता है, इंटरप्रेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है स्टैटिक्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यहाँ पे गलत लगा रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। फिर है कि निम्नलिखित में से पुस्तकालय समिति का हिस्सा कौन नहीं होता, पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं होता पुस्तक विक्रेता, ये तीनों आपके पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष होते हैं। फिर बात आती है इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर 60 CDP की बात करें, CDP के देखो, CDP के दोनों मतलब है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और जो पुस्तकालय के संदर्भ में बात करें तो होता है कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, ये कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी यानी ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पुस्तकालय के संदर्भ में पूछा तो ये होगा, नहीं तो ये होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा 1952 में चलाया गया था।
फिर आता है कोई 67 की बात करते हैं, रंगनाथन के जो यूजीसी कमेटी थी कब बनी थी, 1957 में बनी थी। फिर आता है महत्वपूर्ण दुर्लभ पुस्तकों को मौलिक रूप से ठीक कैसे रखा जाता है, यानी मौलिक रूप से पूछा है यहाँ पे, तो कैसे रख सकते हैं इनको, तो ये हो जाएगा मतलब कंजर्वेशन से रख सकते हैं। मौलिक रूप से पूछा है तो कंजर्वेशन से रख सकते हैं। उसके बाद में अगर दूसरे तरीके से पूछा तो यहाँ पे तो ये कोलेशन या समाकलन होगा, लेकिन अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक रूप से पूछा तो कैसे रख सकते हैं इसको, कंजर्वेशन या संरक्षण से रखा जा सकता है। फिर चर्चा करते हैं 69 नंबर में, किसी पुस्तकालय द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है। देखो इसके अंदर थोड़े ऑप्शन ऐसे हैं, पुस्तकालय जो कर्मचारी होगा उसको तो होगा जॉब सेटिस्फिकेशन यानी कार्य संतुष्टि होगी, और दूसरे व्यक्तियों को क्या मिलेगी, उससे मिलेगी कार्य की अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे दोनों ही आंसर हो रहे हैं, तो यहाँ पे अभी आंसर अपन मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है किसके लिए। कर्मचारी को तो क्या होगा, जॉब सेटिस्फिकेशन होगा, और इसको क्या मिलेगी, बाकी दूसरे लोगों को क्या मिलेगा, कार्य अभिप्रेरणा। तो अभी ऑप्शन नंबर आप इसको 2 मान लेना। फिर बात करते हैं 78 में, 78 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो ऑप्शन नंबर 2 ऐसे हो जाएगा, आदान प्रदान में क्या हो जाएगा, ये पहचान पत्र, विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड ये होते हैं। फिर इसके अंदर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी के अंदर, पत्र पत्रिका के अंदर आ जाएंगे समाचार पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़लेटर आ जाएंगे। फिर इसके अंदर बात करें संदर्भ के अंदर शब्दकोश, निर्देशिकाएं, विश्वकोश आता है, और सूचीकरण के अंदर क्या होता है, पुस्तक सूची ये हो जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ISSN क्या दर्शाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। पहले स्टैंडर्ड आएगा फिर सीरियल आएगा, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 72 के अंदर, आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। और कंप्यूटर हार्डवेयर में किसके बिना कार्य नहीं कर पाता, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर पाता, ये तीनों नहीं होंगे तो भी चलेगा। फिर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पे बेस्ड कौन सी पीढ़ी है, तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। फिर है कि WWW से क्या समझते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनीसिस किससे संबंधित है, तो विनीसिस का निर्माण किसने किया, यूनेस्को ने किया। देखो CDS IS था, उसको विंडो वर्जन के लिए लाना गया, तो वही क्या था अपना यूनेस्को के द्वारा, तो ये सब CDS IS यूनेस्को का है, तो विनीसिस भी किसका हो जाएगा, यूनेस्को का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं सोल से क्या तात्पर्य है, तो फुल फॉर्म थोड़ी टफ पूछनी चाहिए, लेकिन सिंपल सी पूछी है तो ये करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है अधिकतम मेमोरी किस में होगी, तो देखो सबसे छोटे इसके अंदर KB के बाद MB के बाद GB के बाद में होता है TB, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 C करेक्ट होगा। फिर आती है रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID तकनीक का किस में प्रयोग करते हैं, सर्कुलेशन में या परिसंचरण में प्रयोग करते हैं। ईमेल, यूजनेट, गोफर, ये इसके अलावा दे रखा है, इसके अंदर WAIC सर्विस किसकी आती है, इंटरनेट या सेवाएं हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। फिर आता है TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फुल फॉर्म पूछिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर आती है ऑप्टिकल फाइबर केबल किससे बने होते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, जो अंदर की जो कोर बनी होती है ना, प्रकाशी तंतु की बात कर रहे हैं, तो कोर होती है, कोर किसकी बनी होती है, कोर ग्लास की भी बनी होती है और प्लास्टिक की बनी होती है। तो अपन क्या राइट आंसर मान लेते हैं, फाइन ग्लास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसका आंसर फाइन ग्लास हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो। मिश्र धातु तांबे का तार बिल्कुल भी नहीं होगा। अंदर का प्रकाशी तंतु की बात करिए, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी जो 3-4 पार्ट होते हैं उसके अंदर वाले पार्ट की बात की है, तो अंदर वाला पार्ट ग्लास का बना होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर चर्चा की बात करें, अगला क्वेश्चन है 83 URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। और 84 की बात करें इसके अंदर की UDC की बात करिए तो ये फीड होगा UDC का, तो फीड की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ये फीड की फुल फॉर्म हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं विंसिस क्या है, तो विंसिस का मतलब है सॉफ्टवेयर फॉर, मतलब ये क्या है, विंडो के लिए। CDS ISS फॉर विंडो वर्जन, विंडो वर्जन के लिए जो CDS ISS है ना, वो क्या है, विंसिस की फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, याद रखना, ये ऑप्शन नंबर 1 लगा गलत है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। फिर 86 की बात करते हैं, तो 86 में व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखो इन्फ्लिपनेट तो फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, तो सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 4 है। फिर डेलनेट मतलब ये संसाधन सहभागिता के लिए सही है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये अपना विंसिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये करेक्ट होगा। ई प्रिंट हो जाएगा डिजिटल सूचना, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कौन सा उपकरण लगाते हैं, मोडेम लगाते हैं, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन इसके लिए। फिर ईमेल का सही पता, सही ईमेल पता कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन अपने करवाए भी है, तो यहाँ पे देखो XYZ
और 8 लगना कंपलसरी है और उसके बाद में डोमेन नेम लगना कंपलसरी है। तो पहले में क्या नहीं है, 8 नहीं है तो इसलिए गलत हो जाएगा, दूसरे के अंदर 8 नहीं है तो भी गलत हो जाएगा, और तीसरे के अंदर डोमेन नहीं है यानी .com ये लास्ट में लगना था वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो MS ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो दी होती तो होता है इसके अंदर वो आ जाता, ऑप्शन नंबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है MS ऑफिस है, इसके अलावा MS ऑफिस का नाम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो MS ऑफिस दे रखा है, अब देखो इसके अंदर MS ऑफिस की बात की है, MS वर्ड की बात नहीं की है, तो MS ऑफिस को किस में मानेंगे अपन, सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर MS वर्ड देता, पावर पॉइंट देता, इस टाइप के सॉफ्टवेयर देता ना, तो अपन किस में काउंट करते हैं उसको, क्योंकि ये क्या सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन है एक तरह से MS ऑफिस का मतलब उसमें पावर पॉइंट भी आता है और उसके अंदर MS वर्ड भी आता है, सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर, एक्सेल भी काउंट की जाती है। तो इस क्वेश्चन को अभी अपन डाउट में रखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। अगर MS वर्ड होता तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, अभी इसका राइट आंसर अपन क्या कर लेते हैं, सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसको कर लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसको किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर अभी इसको क्या मानना है, ऑप्शन नंबर 2 इसको करेक्ट मानना है, ठीक है। फिर चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे, 90 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डेटा इन्फॉर्मेशन एंड जानकारी, डेटा इन्फॉर्मेशन प्लस नॉलेज क्या हो जाएगी, करेक्ट सीक्वेंस इसकी हो जाएगी। तो 90 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, सबसे छोटी इकाई डेटा होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 या 4 में होगा। आप 3 नंबर 4 के अंदर बात करें तो डेटा सूचना बनेगी, सूचना से क्या बनेगी, नॉलेज बनेगी। फिर 91 की बात करते हैं, हटाई की फाइलें कहाँ जाती है, तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। फिर पढ़ने की आदत, एक तो पढ़ने की आदत दी है और एक दी है यहाँ पे स्वयं शिक्षा, तो पढ़ने की आदत तो विद्यालय पुस्तकालय मिलेगी और शिक्षा की रुचि मिलेगी सार्वजनिक पुस्तकालय में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर 93 पे बात करते हैं, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं, तो वो शैक्षणिक पुस्तकालय में काउंट किए जाते हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय किस में आते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय में। और राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय का पारित हुआ 2006 में पारित हुआ। फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके सहयोग से, यानी किसने पैसे दिए थे इसको चलाने में, तो इसको यूनेस्को ने दिए थे। ये तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 1900 कब बनी थी, 51 में बनी थी, आपको याद रखना है। 96 की बात करते हैं तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किसने शुरू करा था, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1949 में, यानी पुस्तकालय विज्ञान के अंदर एमली शुरू करा था, स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। फिर है 97 के अंदर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कब बना था, 1972 में बना था। फिर ऐसा रंगानाथन का चौथा नियम कौन सा है, पाठकों का समय बचाएं, ये आपको याद रखना है। फिर है 99, तो उसके अंदर कॉपीराइट का जो 57 वाला उसके अंदर कितने साल तक रहता है कॉपीराइट का, तो ये 60 साल तक रहता है एक लेखक की स्थिति में। फिर 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, और कलकत्ता कहाँ में, वो आपका है पश्चिम बंगाल में। तो ये अपने 100 क्वेश्चन थे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ में कन्फ्यूजन हो, अपन क्लियर कर लेंगे। और किसी भी अगर मिस्टेक होती है बाई चांस, तो क्लियरिफिकेशन के लिए आप इसके अंदर कमेंट डाल सकते हैं। तो कोशिश की गई है आपको 100 क्वेश्चन का ये करवाने की आंसर की हमारी ओर से जो भी आंसर की बनती है वो हमने डालने की कोशिश की है। अगर इस आंसर की में कोई भी, देखो आंसर की जो भी डाली जाती है उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन हमेशा हटाए जाते हैं, डाउटफुल होते हैं, तो उनको अपन वापस से रिव्यू कर लेंगे। आपको जो भी डाउटफुल क्वेश्चन का आंसर लगे वो आप हमें कमेंट कर देना। और इसके साथ साथ में बस आपके लिए बस यही है कि जिनका भी एग्जाम दिया है सबका सिलेक्शन हो, यहाँ पे जिनका पेपर अच्छा गया, जो कॉन्फिडेंस से पेपर दिया उन सभी का सिलेक्शन हो और सभी को इंटरव्यू के लिए कम से कम कॉल आए, ठीक है। तो आज का सेशन के अंदर जो भी आपको डाउटफुल लगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउटफुल लगा, उस पर अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्या करते हैं आंसर की के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हटाए भी जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें मतलब अपने को क्लियर भी करनी है। तो आज के सेशन को खत्म करते हैं, कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।